नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी वर्चुअल म्यूजियम टूर पर चलने वाले हैं जो टी-रेक्स को लेकर पिछले 50 सालों के सेटल्ड साइंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। हमने हमेशा यही सुना है ना कि वक्त के साथ साथ डायनासोर की हड्डियां पूरी तरह ठोस पत्थर बन जाती हैं, लेकिन अगर ये पूरा सच ना हो तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर 70 मिलियन साल पुरानी टी-रेक्स की जांग की हड्डी को एसिड से भरे एक जार में डाल दिया जाए। सुनने में किसी साई-फाई मूवी का सीन लगता है ना, पर 2005 में सच में एक ऐसी ही डिस्कवरी हुई थी जिसने पूरे विज्ञान जगत के होश उड़ा दिए थे। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि जिन्हें हम सिर्फ सॉलिड पत्थर समझते आए हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जिनका वहां सर्वाइव करना टेक्निकली इम्पॉसिबल होना चाहिए था। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। जब रिसर्चर्स ने उस एसिड एक्सपेरिमेंट के बाद बचे हुए मटेरियल को माइक्रोस्कोप के नीचे ध्यान से देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, खोखली नलियां दिखीं जो बिल्कुल ब्लड वेसल्स जैसी लग रही थीं। और इतना ही नहीं, टेस्ट करने पर ऐसे केमिकल सिग्नेचर्स मिले जो डायरेक्टली खून में पाए जाने वाले कंपाउंड से मैच कर रहे थे। एकदम अनबिलीवेबल डिस्कवरी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, हड्डियों में आयरन की खोज। अब हम इस वर्चुअल टूर के केमिस्ट्री विंग में हैं, जहां हम समझेंगे कि कैसे इन डेड फॉसिल्स और लिविंग बायोलॉजी के बीच एक सॉलिड कनेक्शन मिला। देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इन फाइंडिंग्स को हजम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके सामने एक बहुत बड़ा एज कंस्ट्रेंट था। क्योंकि ये चट्टानें फर्मली लेट क्रिटेशियस पीरियड की थीं, इसलिए किसी बायोलॉजिकल मटेरियल का 70 मिलियन सालों तक बचना नामुमकिन माना जाता था। इसलिए लोग कंटैमिनेशन थ्योरी जैसी बातें करने लगे। मतलब ये मान लेना ज़्यादा आसान लग रहा था कि किसी मॉडर्न बैक्टीरिया ने आकर ब्लड वेसल्स का रूप ले लिया है, बजाय इसके कि ये सच में डायनासोर के ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं। पर साइंस तो सॉलिड प्रूफ मांगती है। इस उलझन को सुलझाने के लिए रेजोनेंस रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की एक बहुत एडवांस टेक्निक का यूज किया गया। ये काम कैसे करता है? काफी सिंपल है। स्टेप 1, फॉसिल पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का लेजर फायर किया जाता है। स्टेप 2, वहां मौजूद मॉलिक्यूल्स उस लाइट को स्कैटर करते हैं। स्टेप 3, ये स्कैटर्ड लाइट एक यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट बनाती है। और फाइनली इस फिंगरप्रिंट से हीमोग्लोबिन वाले आयरन का साफ पता चल गया। यानी ये कोई मॉडर्न कंटैमिनेशन नहीं था, ये लिटरली डायनासोर के खून के ही निशान थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये बचा कैसे? असल में जब उस टी-रेक्स की मौत हुई तो उसके खून के हीमोग्लोबिन से आयरन निकलकर आसपास के टिश्यूज में फैल गया, और इस आयरन ने बेसिकली एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम किया। इसने उन माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस को पूरी तरह डिके होने से पहले ही एक तरह से स्टोन के अंदर लॉक कर दिया। ये एक इतना माइंड ब्लोइंग बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसने नरम टिश्यू को करोड़ों सालों तक महफूज रखा। चलिए अब हमारे अगले एग्जिबिट पर चलते हैं, डायनासोर के ग्रोथ रिंग्स को पढ़ना। यहां हम समझेंगे कि ये प्राचीन शिकारी आखिर बड़े कैसे होते थे। पिछले 50 सालों से सेटल्ड साइंस का मानना था कि टी-रेक्स एक टर्की के साइज से स्टार्ट होकर अचानक बहुत तेजी से बढ़ते हैं और लगभग अपनी लेट 20s तक मर जाते हैं। पर अब मॉडर्न स्केलेटल एविडेंस एक बिल्कुल नई और अलग पिक्चर दिखाता है। असल में इनकी ग्रोथ लगातार होती थी। हर साल इनका वजन सैकड़ों पाउंड्स बढ़ता था और ये एफर्टलेसली 30 से 40 साल की उम्र तक जीते थे। एक पेलियंटोलॉजिस्ट की नज़र से सोचें तो इनकी हड्डियों में ग्रोथ रिंग्स पढ़ना किसी पेड़ के रिंग्स गिनने जैसा सिंपल नहीं है। ये प्रोसेस एक्चुअल में काफ़ी मैसी है। पहली बात, जिन सालों में खाना कम मिलता था उन सालों में ऑलमोस्ट कोई रिंग बनती ही नहीं थी। दूसरी बात, जैसे जैसे हड्डी विकसित होती है, अंदर की पुरानी रिंग्स नेचुरली गायब होने लगती हैं। इन्हीं चैलेंजेस को पार करने के लिए साइंटिस्ट को एडवांस टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने 17 अलग अलग स्केलेटन्स का डीपली एनालिसिस किया। अब आते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट पर, सही आकार की सीमा पर पुनर्विचार। यानी इनकी एक्चुअल साइज लिमिट क्या थी? अगर उनकी लाइफ लंबी थी तो सवाल उठता है कि एक टी-रेक्स एक्चुअल में कितना बड़ा हो सकता था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहले हमारे पास सू नाम का स्केलेटन था, जिसे सबसे बड़ा माना गया। फिर स्कॉटी मिला, उसके बाद गुलायद, और अब इस लिस्ट में बर्था का नाम भी शामिल हो गया है। हर कुछ सालों में एक ऐसी नई मैसिव डिस्कवरी होती है जो इनके साइज की सीलिंग को और ऊपर पुश कर देती है। अब इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें देखनी है वो है EFS, यानी एक्सटर्नल फंडामेंटल सिस्टम। ये बेसिकली हड्डी में टाइटली पैक्ड ग्रोथ लाइंस का एक बहुत ही डेंस बैंड होता है।
आसान भाषा में कहें तो अगर किसी स्केलेटन में EFS मौजूद है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जानवर पूरी तरह बड़ा हो चुका था और अब उसकी ग्रोथ बंद हो चुकी थी। ये उनकी बायोलॉजिकल अपर लिमिट दर्शाता है। पर सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? बर्था, जिसकी उम्र मौत के वक्त लगभग 40 साल थी और जो साइज में जायंट सू के बराबर थी, उसकी हड्डियों में EFS था ही नहीं। जी हां, इसका मतलब है कि 40 साल की उम्र में मरने के वक्त भी वो लगातार बढ़ ही रही थी। सोचकर ही हैरानी होती है कि अगर वो कुछ और साल जिंदा रहती तो उसका आकार कितना भयंकर बड़ा होता। आइए हमारे एग्जिबिट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, हेल क्रीक के प्रतिद्वंदी। यहां टी-रेक्स की कहानी में एक सॉलिड ट्विस्ट आता है। वैज्ञानिकों को पहले कई छोटे स्केलेटन्स मिले थे जिन्हें उन्होंने गलती से टीनेज टी-रेक्स समझ लिया था, लेकिन उनमें काफी सारी अजीब एनाटॉमिकल अनोमलीज थीं। उनके दांत बहुत ज्यादा थे, बाहें लंबी थी और खोपड़ी पतली थी। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, इन छोटे स्केलेटन्स में ESF मौजूद था। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये बच्चे नहीं थे, बल्कि कंप्लीटली फुली ग्रोन अडल्ट्स थे। ये एक बिल्कुल ही अलग प्रजाति थी। इस स्लाइड से क्लियर होता है कि हेल क्रीक का इकोसिस्टम काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। यहाँ टी-रेक्स अकेले राज नहीं कर रहा था। उस इकोसिस्टम में दो और खतरनाक और फुली ग्रोन ड्राइवल स्पीशीज थे, नैनोटायरानस लेंसिस और नैनोटायरानस लथूस। यहाँ हर दिन डोमिनेंस और सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही ब्रूटल कंपटीशन चलता था। और इस खतरनाक कंपटीशन का एंड रिजल्ट क्या निकला, ये हम देखेंगे इस आखिरी सेक्शन में। एक एपेक्स प्रेडेटर की शारीरिक संरचना। ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे दूसरी स्पीशीज के साथ इस हेवी कंपटीशन ने टी-रेक्स को एक अल्टीमेट हंटिंग मशीन बनने पर मजबूर कर दिया। इस एवोल्यूशनरी प्रेशर की वजह से इनके अंदर शानदार अडैप्टेशंस आए। जमीन पर चलने वाले किसी भी प्रेडेटर की तुलना में इनकी आंखें सबसे बड़ी थीं, जो इन्हें अनमैच्ड डेप्थ परसेप्शन देती थी। और तो और, लंबी दूरी तक शिकार को ट्रैक करने के लिए इनके ओल्फैक्टरी बल्ब्स मैसिवली इनलार्ज हो गए थे। मतलब ये शिकार को देखने से कहीं पहले ही सूंघ कर ढूंढ निकालते थे। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी म्यूजियम में एक विशाल टी-रेक्स का स्केलेटन सामने आए तो थोड़ा ठहरकर जरूर सोचिए, इन प्राचीन ठोस पत्थरों के अंदर ऐसी और कितनी बायोलॉजिकल मिस्ट्रीज, ऐसे और कितने जीवित रहस्य अभी भी छुपे हो सकते हैं, जो बस हमारी एक नई अप्रोच का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया रहस्यों से भरी है, बस देखने का नजरिया चाहिए। आज इस टूर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।